नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में आज भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में आज कई दौर की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान सामान्य से नीचे आ सकता है। आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा की इस घड़ी में सबसे पहले हरिद्वार के प्रभावित क्षेत्रों के अंदर पहुंचे। कठिन परिस्थितियों में और भारी बारिश के बीच में ट्रैक्टर से ग्रामीण इलाकों तक पहुंचकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और लोगों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने मंगलवार को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के झंडी चौड़ और कलाल घाटी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जनता की समस्याओं को समझने के उद्देश्य से किया गया। झंडी चौड़ स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं, साफ सफाई और कर्मचारियों की उपस्थित जो पंजिका है उनकी गहन जांच की है। इस दौरान ये जानकारी मिलने को आई कि डॉक्टर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से दवाई उपलब्ध करवाने के बजाय बाहर की मेडिकल दुकानों से दवा लेने को कहते हैं। उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को आवश्यक दवाएं स्वास्थ्य केंद्र से ही निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि आम जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। अभी इस वक्त मैं पीएचसी कलाल घाटी में खड़ी हूँ और मेरे पीछे जो आप देखते हैं ये जो पूरी बिल्डिंग है ये नियोनेटल मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए सुविधाएं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सुविधा सरकार के माध्यम से यहाँ जनता के लिए लाए हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं अगर उनको इंक्यूबेटर की ज़रूरत है उस तरह की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सुविधा है, लेकिन हैंडओवर अभी हमको नहीं हुई है। आई थिंक एनएचएम के माध्यम से बन रहा है। इसके बारे में जानकारी लेकर हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए और लोग इसमें आएँ। मैं दो पीएचसी सेंटर्स पे पहुंची, एक झंडी चौड़ और एक यहाँ पर पहुंची हूँ कलाल घाटी। और जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी, चाहे वो सफाई को लेकर हो, दवाई का आवंटन करना हो, इन चीज़ों की जानकारी ली और साथ ही साथ सीएमओ साहब को भी बोला है कि जो समस्याएँ इन पीएचसी सेंटर्स में उनको त्वरित तरीके से उनका निवारण। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि आयोजन की भव्यता और गरिमा पर विशेष ध्यान दिया जाए। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने बताया कि 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश किए कि इस यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी जनपदों के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं और कार्यक्रम की रूपरेखा सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाई जाए। हाल ही में एक निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू अनलिमिटेड की रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया था। इस पर एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि रिपोर्ट पूरी तरीके से भ्रामक है और जो तमाम तथ्य हैं उन पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा
कि देहरादून में महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप, डायल 112, पिंक बूथ, सीसीटीवी नेटवर्क और महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। अगस्त महीने के आंकड़े के अनुसार महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोप और अपराध बेहद कम हुए हैं। एसएसपी ने आगे कहा कि देहरादून में बड़ी संख्या में छात्राएं और पर्यटक सुरक्षित माहौल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और भ्रमण भी यहां पर करने पहुंचते हैं, जो कि शहर की सुरक्षा को साबित करता है। एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउसवाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है, किस तरह के टारगेट को पुलिसिंग को बेहतर करना है, उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियाँ यहाँ पर दूर, यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है, उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स में पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ, महिलाओं के लिए 112 नंबर, जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकेंड से जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुँच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है, जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, जिससे तुरंत उनको कोई पुलिस की ज़रूरत हो, शिकायत हो तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग मेजर्स लेते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षाओं के लेके है, खासकर देहरादून में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक खजान दास पहुंचे और मेले में सभी स्टॉलों को देखने और परखने के साथ साथ मनोरंजन के आकर्षण और अद्भुत आइटम्स देखकर गदगद भी हुए। विधायक खजान दास ने मेले को देखने में वहां पर दिलचस्पी दिखाई और आयोजकों का भी हौसला बढ़ाया। इस भव्य और आकर्षक मेले में केंद्र सरकार की ओर से ट्राइब्स इंडिया के सैकड़ों क्राफ्ट आइटम्स भी आकर्षण का केंद्र बने। इन आइटम्स में मेटल से बनी हुई मीनाकारी के बेहतरीन से बेहतरीन उत्पाद, आकर्षक मूर्तियां, ट्राइबल आइटम्स, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, वंदन, नेचुरल के साथ साथ सीनरी आदि मुख्य रूप से शामिल है। आयोजित मेले में दुबई की मशहूर चॉकलेट, हैदराबाद के वेजिटेबल फ्राइड आइटम्स, गुजरात की प्रसिद्ध नमकीनों के कई आइटम्स यहाँ पर मौजूद थे और उसी के साथ साथ चेन्नई की टर्किश आइसक्रीम के अतिरिक्त फूड कॉर्न, अन्ना डोसा, हिमाचल प्रदेश के फूड आइटम्स और अन्य चीजें यहां पर देखने को मिली। देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 2000 फ्लैट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने का आरोप लगा है। ये आरोप पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने लगाया। हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस जमीन पर देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने थे, उस जमीन को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। जहां पर गरीबों के लिए आशियाना बनना था, वहां पर अब प्राइवेट लोगों की कोठियां खड़ी हो रही हैं। हरक सिंह रावत ने धामी सरकार पर गरीबों के नाम की जमीन को खुर्द बुर्द करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि धामी सरकार गरीब विरोधी है और माफियाओं के हाथ में खेल रही है। रावत ने आगे कहा कि इस सरकार में गिने चुने और लाडले कंपनियों को ही राज्य में कार्य आवंटित हो रही है और गरीबों की बजाय अपने चहीते ठेकेदारों को लाभ पहुंच रहे हैं। देखिए, जालन गांव देहरादून सहसदारा रोड पर उत्तरा आवास योजना कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000 फ्लैट का ये नक्शा स्वीकृत करवाया।
ये नक्शा स्वीकृत कराया, ये पूरा नक्शा स्वीकृत करवाया एमडीडे से। ये पूरा नक्शा स्वीकृत करवाया और इस पे मैं भी वहां दौरा किया, आप भी देख लेंगे। जो गरीबों के लिए आवास बनने थे, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए आवास बनने थे, जो नदी के किनारे इस आपदा से आपदा पीड़ित है उनके लिए आवास बनने थे, वो आवास बनाने के बजाय प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास बनाने के बजाय उस जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, प्लॉटिंग की गई है। एमडीडे किसी का 1 इंच 2 फीट लिंटर बाहर निकलता है तो एमडीडे का जेसीबी पहुंच जाता है, एमडीडे तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन 2000 आवास गरीबों के प्रधानमंत्री आवास की भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया, इसके लिए एमडीडे के पास कोई जवाब नहीं। सर, इस जमीन की अगर बात करी जाए, जमीन इसके आपने तहकीकात की है? ये जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने सस्ते दरों पर ये जमीन खरीद के उत्तरा कोटद्वार जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों और संसाधनों की सूची को रखने और ई औषधि पोर्टल से संचालन को सुनिश्चित करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने दंत चिकित्सा इकाई में आरसीटी सेवा शुरू करवाने, जच्चा बच्चा वार्ड और एम्बुलेंस की स्थिति की नियमित जांच करवाने और साथ ही साथ अस्पताल परिसर में स्वच्छता, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही योजना और मेडिकल टेस्ट की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए रजिस्टर संधारित करने, शौचालयों की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने, ओपीडी रजिस्टर में समयबद्ध प्रविष्टि करने और स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, तो उसमें सभी जो हमारे डॉक्टर्स थे और सभी स्टाफ के साथ में वहाँ बैठक भी की गई और स्पेशली जो हमारी जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, स्पेशली जिसमें कि डायग्नोस्टिक्स है, उसका निरीक्षण किया गया और साथ में फ्री ड्रग्स की कुछ उन्होंने बताया कि कुछ कमी है, तो हम लोगों ने डीजी ऑफिस भी बात कर लिया है कि वो ड्रग्स यहीं से हॉस्पिटल से सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, इसको इंश्योर करें। और साथ में उसकी सुरक्षा आदि को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई कि जो हमारे गेट्स हैं उसको कब बंद करना चाहिए। कभी कभी पशुओं के आने की पूर्व में सूचना ऐसी मिली थी, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। और जितने हमारे स्पेशलिस्ट्स हैं उनकी ड्यूटी कभी भी इमरजेंसी में ना लगाई जाए, तो इसके लिए हम लोग एडिशनल वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स भी कराएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो उनको ईएमओ के रूप में ना लगाया जाए। और साथ में इमरजेंसी वार्ड और हमारे जो पैथोलॉजी, जो मैटरनल कोटी है, ये सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया और जल्दी पोस्टमार्टम रूम के लिए भी पैसे सैंक्शन हो रखे हैं। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने विज्ञान धाम देहरादून में बीते दिन हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय दिवस सप्ताह प्रारंभ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि इस बार हिमालय दिवस की थीम हिमालय और आपदाएं रखी गई है। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि हिमालय हमारी धरोहर है और इसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। पंत बुग्यालों के संरक्षण के लिए कार्य करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार के माध्यम से इस दिशा में सक्रिय योगदान दें। वहीं प्रोफेसर पंत ने विश्वास जताया है कि यदि हम सभी मिलकर पर्यावरण अनुकूल कार्य करेंगे तो हिमालय को संरक्षित रखते हुए विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम में पर्यावरणविद और हेस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि यदि हम प्रकृति को बाधित करेंगे तो प्रकृति अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेती है। उन्होंने आगे कहा कि हिमालय जैसे विश्व का
तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आज इसके संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी जीवन रेखा भी है। उन्होंने कहा कि ये समय है कि युवा पीढ़ी प्रकृति की पुकार को समझे और जिम्मेदारी से हिमालय संरक्षण की दिशा में मिलकर काम करे। भारी बारिशों का दौर जारी है और इसी बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे और मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मसूरी के शहीद स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड आज इन्हीं वीर सपूतों के संघर्ष और त्याग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस मौके पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो धामी ने उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास को नमन किया और शहीदों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता भी जताई। ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियां का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था। और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूं, राज्य के अंदर जाता हूं, जिस प्रकार से
हमारी मातृशक्ति पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है, उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।